वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2024 का हम प्रीवियस ईयर का फर्स्ट शिफ्ट हम सॉल्व करा चुके हैं। जो 27 जनवरी 2019 का था वो फर्स्ट शिफ्ट मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए या पहले इसे ही देख लीजिए। कोई मैटर नहीं करता है कि पहले आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, बट हाँ इसमें एक चीज़ और आपके लिए हमने जोड़ दिया है कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली दिए थे, अब मैं उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि वो आंसर कैसे आया, और जिसने वो आंसर पढ़ रखा होगा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा उसको उससे ज़्यादा थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और इसमें मैंने 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहली वीडियो। देखिए सबसे पहले बोला गया निम्नलिखित में कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। देखिए हमने वैसे तो लोक नृत्य हमने याद करवाए हैं, जिसने नहीं देखा है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य सब मैंने याद करवाया, मंदिरों को पढ़ाई है, पूरी मंदिर के बारे में, और नोबेल प्राइज़ भी मैंने पढ़ाया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख लीजिए जाके, या मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। तो लोक नृत्य असम से रिलेटेड बताया गया है, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी भी बताई थी जिससे आप अदर स्टेट के अलग अलग लोक नृत्य जो हैं उनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो स्टोरी भी मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी पढ़ी है और अपने पूरे फुल वीडियो में भी पढ़ी है। तो असम किससे, बिहू लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं क्या है, बिहू असम का सबसे लोक नृत्य मतलब लोकप्रिय लोक नृत्य है। वहाँ पे मतलब बिहू जो है बहुत फेमस नृत्य है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियां द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बिहू उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, युवा लड़के और लड़कियां वहाँ पे नृत्य करते हैं, ठीक है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह फुर्तीले डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों द्वारा वर्णित है। मतलब ये डांस किस तरह से होता है इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित है जो असम में लोकप्रिय हैं। कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डीपली जाएगा, तो ये 3 जो बिहू उत्सव नृत्य हैं वो भी पूछा जा सकता है। पहला क्या है, कोंगली बिहू, रोंगाली बिहू और भोगली बिहू, ठीक है। रोंगाली बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है, ठीक है, मतलब इसी बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है। और रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित है, जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। मतलब आप ये भी क्वेश्चन इसको याद रखिएगा कि जो रोंगाली बिहू मतलब सभी उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित है और ये कब मनाया जाता है, तो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित है, जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। तो वही लाइन हमारी जस्ट मतलब रिपीट हो गई है, ठीक है। और देखते हैं असम के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं। सत्रिया है, झूमर है और बागुरुम्बा, देवधनी। तो आप इसके सारे नृत्य अगर पढ़ने हैं असम के तो मेरी वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जैसे मतलब ऐसी कौन सी योजना थी जिसके द्वारा सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ओवरड्राफ्ट का मतलब आप समझते हैं ना, तो उसकी सुविधा थी। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये योजना लेके आए थे, क्या, प्रधानमंत्री जन योजना, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। मतलब ये ऐसा था, तो आपको ये योजना याद रखनी है, ठीक है। अब इस योजना के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या है, तो डिटेलिंग में, ठीक है। देखिए क्या है, 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMJDY, ठीक है। जनधन योजना को इस देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। किसको बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसे नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। मतलब इसके पहले ये योजना नहीं थी, और 2014 में ही कौन आए थे, प्रधानमंत्री मई के महीने में आए थे, और ये 28 अगस्त को ही ये योजना ले आए थे, ठीक है। तो आप इस डेट को याद रखिएगा। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच
प्रदान करना है। मतलब ये बताना है कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेषण, क्रेडिट, बैंक, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खाते एक किफ़ायती तरीके से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका क्रेडिट, बीमा, पेंशन, मतलब बैंकिंग, बचत, जमा खाते, ये सब क्या है, किफ़ायती तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, आधार से जुड़े खातों के लिए, देखिए आपके ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था उसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है कि आधार से जुड़े खातों के लिए 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ साथ रुपये डेबिट कार्ड के साथ साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इस योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक है। मतलब कहने का ये है कि आधार से जुड़े खाते जो होते हैं, जो मतलब खुलाए जाते हैं, खाते हमेशा आधार कार्ड से ही खुलते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़े होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पासबुक नहीं ले जा पाते तो आधार कार्ड से हमारे पैसे निकल आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ साथ रुपये डेबिट कार्ड जो जानते होंगे आप लोग क्या होता है, उसके साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर इस योजना द्वारा, मतलब कौन सी योजना है, दुर्घटना बीमा कवर, इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान पहली बार इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये मतलब ये मई में इनका मतलब ये आए थे अपने सत्ताधार पार्टी में और इन्होंने 15 अगस्त 2014 मतलब स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। आई होप आप समझ पाओगे ये योजना क्या है और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा अगर नेक्स्ट ईयर, यानी अब की जो क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देखो पहले तो पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मौर्य साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मगध में स्थापित किया गया था, वहाँ पे मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में कहलाता है, मतलब उस जगह का नाम वर्तमान में क्या है, तो सही उत्तर इसका आंसर बिहार होगा। देखिए पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, बिहार, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते क्या क्या है, देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना है, ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र से पटना याद रखेंगे, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई थी। कहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई थी, बिहार में, जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती है, ठीक है, गंगा के साथ किस मार्गों को जोड़ती है, संचार के मार्गों को जोड़ती है। और नेक्स्ट क्या है, मगध का विकास मौर्य साम्राज्य के उद्भव में हुआ, मतलब इसका विकास कब हुआ था, देखिए विकास जो हुआ था मौर्य साम्राज्य में, मतलब मगध तो आपने अभी ऊपर पढ़ा ही है मौर्य साम्राज्य, ठीक है, तो मगध का विकास मौर्य साम्राज्य के उद्भव में हुआ। बिंबिसार मगध के पहले राजा थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अगर डीपली नहीं जाएगा तो, मगध के पहले राजा का नाम क्या था, बिंबिसार, ठीक है। और इसके आगे भी कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने लिखे हैं, आइए देखते हैं क्या है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी। और किस में की थी, मतलब ईसा पूर्व क्या था, 321 ईसा पूर्व में ने की थी, ठीक है। और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे थे कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण अपना बढ़ाया, ठीक है। उनके पोते अशोक, चंद्रगुप्त के पोते थे कौन, अशोक, उनके पोते अशोक ने संभवतः भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक, ठीक है। और कलिंग वर्तमान तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पूर्व मतलब के रूप में उत्तर पश्चिम तक अपना नियंत्रण बढ़ाया। और उनके पोते ने क्या किया, जो मतलब वर्तमान में तटीय उड़ीसा है, मतलब उड़ीसा जो है, और उस समय पे कलिंग था, वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और बिंबिसार के समय राजगढ़ मगध की राजधानी थी, क्या थी, राजगढ़ मगध की राजधानी थी। और मौर्य साम्राज्य के 3 महान सम्राट थे, कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट सम्राट थे। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। आपको संगठन के नाम दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें भारत सदस्य नहीं है। तो देखिए हमारा इसका आंसर तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो है इसका सही हो जाएगा।
मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जो है वहाँ पे मतलब अपना भारत संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी राष्ट्रमंडल, G20 तो आप समझ ही गए होंगे, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो देखिए एशियाई जो है एशियाई देशों का संघ है वो, और ये क्षेत्रीय संघ सहयोग संघ है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ऑप्शन जो हमारे मतलब हैं साथ में लग रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एशियाई देशों का संघ तो हमारा भारत है, ठीक है, मतलब दक्षिण एशियाई भारत का मतलब देशों का संघ भारत है, ये इसका संघ हमारा भारत है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी क्षेत्रीय सहयोग संघ की, ये वाला ऑप्शन 4th नंबर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, तो इसका हमारा मतलब जो संगठन है इसका सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आगे लिखा भी है भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सदस्य नहीं है, ठीक है, देशों के संघ का सदस्य नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आसियान में 10 देश शामिल हुए थे। कौन? ओशियन। ओशियन जो आपने सुना हो नाम, ठीक है, उसमें 10 देश शामिल हुए थे। ओशियन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, और इसके सदस्य कौन कौन से थे? देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये हमारे जो थे ये सदस्य थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कौन कौन। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? देखिए आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के 5 दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों द्वारा की गई थी। मतलब किसके द्वारा की गई थी? इन 5 देशों द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? आसियान की। कब हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है 1967, याद रखिएगा। आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते। देखिए किस देश की महिला ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता? तो देखिए हमारी जो मतलब दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, कौन? मतलब देखिए 2018 कैरम विश्व कप, तो इसमें कहाँ की महिला थी, मतलब किस देश की महिला टीम ने जीता था ये कप? तो किसकी? भारत की। अपनी भारत की महिला टीम ने ये कप जीता था, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखिए भारत की महिला टीम में दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 विश्व कप जीता, जो हमारे क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ठीक है। आइए आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसका जो है, सबसे पहले भारत में महिला टीम टूर्नामेंट के फाइनल में, टूर्नामेंट याद रखिएगा, टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका को 3-0 2018 कैरम विश्व कप 23 अगस्त 2018 से 29 अगस्त 2018, मतलब 23 अगस्त से 29 अगस्त तक ये चला था, ठीक है। 2018 तक 7 दिनों में के कैरम विश्व कप का 5वां संस्करण, इसमें कुल 9 प्रतिभागी थे। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और यह दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाला पहला कैरम विश्व कप था, मतलब ये पहला था जो कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। और भारत में महिला टीम टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका को 3-0 हराकर खिताब हासिल किया था, ठीक है। तो आई होप समझ रहेंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आगे का? देखिए इसी से रिलेटेड चीज़ हमने दे दी है कि दक्षिण कोरिया नाम आया, तो दक्षिण कोरिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, दक्षिण कोरिया जो नाम है, दक्षिण कोरिया 2022 से रिलेटेड है। इसकी राजधानी क्या है? सियोल। राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? यू सुक योल। प्रधानमंत्री हॉन डक सू। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया है, अगर ऑप्शन आएगा तो आप आई होप कर लेंगे, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहिएगा, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगी, तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का मेरे, तो उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 नंबर, विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर था? देखिए ये पेपर हुआ था 2019 में, तो इसमें 2018 के पूछे गए, तो ये मत सोचिएगा हम 2018 के करा रहे तो 2018 ही पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको 2018 का बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट से, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि अगर 2024 में आपका पेपर है तो 2023 की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो भारत कौन से स्थान पे था? तो भारत कौन से स्थान पे था? 77 पे वहाँ मतलब स्थान था इसका, ठीक है। और विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक में भारत 77वें नंबर पर था, मतलब उस समय 77 नंबर पे था, ठीक है। तो आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके पढ़ते क्या क्या है। विश्व बैंक ने उद्योग सहजता सूचकांक रिपोर्ट 2018 जारी किया,
ठीक है, उसने 2018 जारी किया और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 190 देशों में 77वें स्थान पर रखा गया। मतलब 190 देश थे जिसमें से 77वें स्थान पर रखा गया किसको? भारत को। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत 23 स्थानों का उछाल प्राप्त कर 77वें स्थान पर पहुंच गया, मतलब पर आ गया। ऐसे बोल सकते हैं कि देखो पहले जो था, मतलब इसका पहले जब उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी तो हमारा मतलब जो था भारत वो 77, अब वो आगे हो गया, मतलब 23 स्थान उछाल कर आ गया। मतलब हमारे देश के आगे 23 और भी थे, बट प्रेजेंट टाइम में मतलब 2018 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपना भारत जो था 77वें स्थान पर आ गया था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में कितना है तो उसके लिए आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 2017 की रिपोर्ट में यह 100वें स्थान पर था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में कितना है 77, तो हर साल इसकी रिपोर्ट आती रहती है। ठीक है, उद्योग सहजता सूचकांक में 190 देशों की सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। मतलब सबसे फर्स्ट पे कौन है? न्यूजीलैंड, और उसके बाद सिंगापुर, डेनमार्क, हांगकांग। तो ये 3-4 नाम जो हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन? सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग। सबसे पहले कौन था? न्यूजीलैंड। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका को 8वें स्थान पर रखा गया और चीन को 46वें स्थान पर रखा गया। मतलब हमसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हमेशा रहता है, किसी न किसी फील्ड में तो हमें आगे होना है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आपका जो USA है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका किस स्थान पे? 8वें स्थान पर, और चीन को 46 पे रखा गया है। ठीक है, और अपना भारत 77 पे था 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीका अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदानों के सम्मान में दिया गया ब्लॉक का नाम। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा ब्लॉक था जो इनको दिया गया था, किसके बलिदान में? भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में दिया गया था। तो सही आंसर इसका क्या है? सूडान। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। देखिए केनिया नहीं है, तंजानिया नहीं है, सूडान है, और युगांडा नहीं है, तो सूडान आपको याद रखना है। ठीक है, NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को ईस्टर्न कैंपेन के दौरान सूडान थिएटर, देखिए थिएटर उसे कहते हैं जैसे मतलब आपके सारे थिएटर, जैसे आप याद कर सकते हैं कि अपने भारत का मतलब अपने भारत को जो थिएटर है, मतलब थिएटर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वो तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार में मतलब थिएटर जो है वो अपना मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों का मतलब जो बोल सकते हैं तीनों मिल के वहाँ पे काम करते हैं, तो थिएटर अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और ये थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया था। ठीक है, किसका नाम दिया गया था? सूडान ब्लॉक का। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन सूडान के तत्कालीन राजदूत रहमतुल्लाह अब्दुल्ला ने 30 मई 1959 को किया था। तो आपको याद रखना है कि सूडान का उद्घाटन किसने किया था? रहमतुल्लाह अब्दुल्ला ने किया था, और 30 मई 1959 को किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए NDA के बारे में, तो देखते हैं। देखिए NDA का जो फुल फॉर्म हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। ठीक है, और आपका देखते हैं आगे क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, मतलब सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जहां तीनों सेवाओं के कैंडिडेट यानी भारतीय सेना, देखो हमने बताया आपको थिएटर क्या होता है ना, तो उसी से रिलेटेड है। देखो कैडेट यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी भारतीय सैनिक भी यहाँ पे होते हैं, नौसेना भी होते हैं, और भारतीय वायुसेना भी होते हैं, मतलब एक सबकी ट्रेनिंग एक ही साथ चलती है। ठीक है, आगे पूर्व आयोग प्रशिक्षण के लिए सेवा अकादमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ कहाँ है? देखिए खड़गवासला में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में स्थित है। 3 जगह कहाँ का? खड़गवासला, पुणे और महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। देखो देश के बताया गया, राजधानी बताई और मुद्रा बताई गई। आपके जो ऑप्शन में थे उन्हीं को रिलेटेड करके बताया गया। ठीक है, तो देखिए केनिया जो है उसकी राजधानी नैरोबी। क्या है? केन्या की नैरोबी। देखो ऐसे बोल सकते हैं, उसको याद करने के लिए देखिए केन्या मतलब अगर कन्या की शादी हो रही है, कन्यादान हो रहा है, तो उससे कहा जा रहा है नैरोबी, मतलब नारो। ठीक है, नारोबी यानी नारो, कन्या का कन्यादान कर रहे हैं। केन्या से क्या होगा? नैरोबी। कन्या नहीं रोएगी अपने कब? जब कन्यादान उसका होगा। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है? केन्याई शीलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं तंजानिया डोडोमा। देखिए तंजानिया
तंजानिया है डोडोमा। जैसे आप ठंडी का मौसम चल रहा है और तंजानिया को तन से रिलेट करें अगर, तो डोडोमा मतलब ठंडी लगती है ना, तो डोडोमा से रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, तो वो डोडोमा मतलब माँ को बुला रहे हैं, ठीक है, डोडो करके माँ को बुला रहे हैं। तो तंजानिया, तंजानिया मतलब तंजानिया, तन जा रहे हैं तो कहाँ पे, डोडोमा, ठीक है। तंजानिया कहाँ पे, शिलिंग, इसकी मुद्रा क्या है, तंजानिया शिलिंग। देखिए दोनों का शिलिंग है, केनाई शिलिंग, केन्या शिलिंग और तंजानिया। सूडान का क्या है कि सूडान खार्तूम, तो सूडान क्या है, खार्तूम, और सूडान पाउंड, इसका मुद्रा क्या है, सूडान पाउंड। और युगांडा का क्या है, कंपाला, और युगांडा शिलिंग इसकी मुद्रा है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं यूपी पुलिस में पूछा जाए। तो आप कुछ भी पढ़िए, ये व्यू से मत पढ़िए कि हमें इसी पेपर को निकालना है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये नहीं सोचिए कि हमें इसी पेपर को निकालना है। आप ऐसा पढ़िए कि आपने एक बार पूरी संपूर्ण पढ़ाई कर ली, एक नहीं तो आपके 4 पेपर निकले, ऐसा होना चाहिए। अगर एक पेपर में कोई दिक्कत रह जा रही है तो उसको आप इम्प्रूव करिए और नेक्स्ट पेपर को ऐसे निकालिए कि आप फिर नेक्स्ट पेपर किसी भी पेपर में बैठिए और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका T20, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपने T20 सबने देखा होगा, तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। कौन, हरमनप्रीत कौर। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 51 गेंदों में 103 रन लगाकर शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए अगर पुरुष बना रहे हैं तो वो तो आम बात है, लेकिन अगर महिला बना रही है तो हरमनप्रीत मतलब सबका मन, प्रीत यानी मोह लिया, हरमनप्रीत। तो ऐसे याद करेंगे, हरमन मतलब प्रत्येक का मन, प्रीत यानी मोह लिया, हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर, ये आपको पता ही है, रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। हरमनप्रीत कौर जो हैं उनको कैरोबियन में हुआ था, ठीक है, T20 विश्व कप के लिए भारत की कप्तान थी। किसकी, T20 कप में भारत की कप्तान थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में, किसके खिलाफ हुआ था, न्यूजीलैंड के, हरमनप्रीत T20 के में भारत के लिए शतक बनाने वाली पहली महिला बनी, जैसा कि उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों पर जोरदार 103 रन बनाए। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और अपने माइंड में रखना भी है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं प्लेटलेट को निकालने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लीहा होगा, ठीक है, सही उत्तर प्लीहा है। ये आंसर में गलत लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या है। थायराइड और अग्नाशय क्रमशः हार्मोनल कार्यों और पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है, और रक्त कोशिका को हटाने में शामिल नहीं है, मतलब ये रक्त कोशिका को नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अस्थि मज्जा प्लेटलेट्स बनाता है, हटाता नहीं है, मतलब बनाते हैं हटाते नहीं, कौन, अस्थि मज्जा। आगे क्या है, हालांकि रक्त को फिल्टर करने और पुरानी क्षतिग्रस्त या अप्रयुक्त लाल रक्त कोशिकाओं साथ ही प्लेटलेट्स को हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्लीहा को रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लीहा को किस नाम से जाना जाता है, तो रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। या मैक्रोफेज विशेष कोशिकाओं के माध्यम से ऐसा करता है जो घिसी पिटी या दोषपूर्ण कोशिकाओं को निगलती और पचाती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, 3। देखिए आपका यहाँ पे भले ही गलत लिखा है तिल्ली, वो गलत लिखा है, ठीक है। आपका नीचे देखिए इसमें आंसर सही लिखा है, सही उत्तर विकल्प क्या है, 3 यानी प्लीहा इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है ये, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को निकालने में सक्षम है। मतलब ये ऐसा प्लीहा ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे होता है कि अगर आपके चोट लग रही है या कोई ऐसे पार्ट है जो मतलब उसको निकालने में सक्षम है, जैसे आपकी कोई चोट लग गई उसको भरने के लिए कौन काम करता है, प्लीहा। तो आई होप समझ होंगे आप, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसने बायो पढ़ी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10 नंबर, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है। मतलब आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु में रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है, तो कौन सी, तांबा।
मतलब अगर कोसामी की मतलब कहने का मतलब ये सोने की अगर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है तो उसमें थोड़ा बहुत तांबा मिला देते हैं। पूरा मतलब जो प्योर गोल्ड होता है उससे चीज़ें कम बनना मतलब थोड़ा पॉसिबल कम होता है, या बोल सकते हैं पिघल जाता है, या मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा तांबा भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 11 नंबर। किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एक लख क्रेपोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। क्या हो जाएगा, नायलॉन 6। 1 लाख क्रेपोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, देखिए आप उसको सही से पढ़िएगा, कैप्रोलेक्टम। ठीक है, और नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए 1 लाख क्रेपोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। तो आपको याद रखना है नायलॉन 6 ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, 1 लाख क्रेपोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या। देखिए नायलॉन 6 केवल एक प्रकार के एकलक से बनाया जाता है जिसे कैप्रोलेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्रोलेक्टम कहते हैं। ये सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं एकलक से बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, नायलॉन 6 में 6 को एकलक से बनाया जाता है। नायलॉन 6 में 6 दो एकलक से बनाया जाता है, मतलब आपका नायलॉन जो है ये एक प्रकार के एकलक से बनाया जाता है और जो 6 है वो 2 एकलक से बनाया जाता है। आगे देखते क्या है, एडिपोइल क्लोराइड और हेक्सा मेथिलीन डायमाइन, ये कहने का मतलब ये है 2 ऐसे अणु हैं। ठीक है, और नायलॉन 6 एक बहुलक है जो मुख्य रूप से क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। क्या, नायलॉन 6 एक बहुलक है, क्या है, बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, उच्च तन्यता, मजबूती, थकान प्रतिरोध और कठोरता के होने से इसका उपयोग और औद्योगिक धागे के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, उच्च तन्यता, मजबूती, थकान प्रतिरोध, कठोरता के होने से इसका उपयोग औद्योगिक धागे के निर्माण में किया जाता है। किसका, नायलॉन 6 का। अब देख लेते हैं नायलॉन 6 की संरचना क्या है। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये है, आपने जो भी पढ़ा कैप्रोलेक्टम, तो कैप्रोलेक्टम से बना होता है क्या, नायलॉन 6। इसका आपका जो सूत्र होता है, संरचना ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमीय सूत्र। जिसने 11 12 अगर साइंस साइड से पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत इजी होगा, और जिसने आपकी आर्ट साइड से पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा टफ होगा। तो इसको आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं, शक्ति की भौतिक जो मात्रा इकाई होती है, विमीय सूत्र, वो क्या होता है, m1L2 T की पावर -3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही, 2 नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। और देखिए इसको अब आपको समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इसके। ठीक है, देखिए क्या है, हाँ, शक्ति इसे कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति क्या होती है, जो लोग साइंस साइड से होंगे उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, जो आर्ट से होंगे उनके लिए देख लेते हैं शक्ति क्या होता है। इसे कार्य करने की दर से रूप में परिभाषित किया जाता है। P बराबर WT होता है, जिसमें P क्या होता है, शक्ति, W किया गया कार्य, और T क्या होता है, समय। अब जैसा कि किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी, मतलब बल गुणे दूरी होता है। ठीक है, तो आपको इससे आप याद कर सकते हैं कि आपको देखो बल गुणे दूरी होता है, और बल में द्रव्यमान और जो दूरी बल होता है उसमें त्वरण बल का विमीय सूत्र होगा। देखिए जो आपका यहाँ पे बोला गया है P बराबर WT होता है। ठीक है, तो आपको जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, F बराबर M। M क्या है, बल की मतलब बल का हम बोल सकते हैं विमीय सूत्र है। ठीक है, और जो का दूरी बल होता है उसका मात्रा को मतलब उसकी जो विमीय सूत्र होती है LT-2 होता है। अगर जिसको ये टफ लग रहा है तो वो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, m1L2 और T की पावर -3 इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, और जो साइंस साइड से होंगे तो वो समझ भी गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है, CaSO4 SO4 2H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र किसका होता है, तो ये जिप्सम का होता है। ठीक है, जिप्सम, ये भी जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो याद कर लीजिए क्या, Ca फिर से देख लेते हैं क्या, Ca, ठीक है, SO4 2H2O। तो इसको आपको याद रखना है, ये सूत्र किसका होता है, जिप्सम का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो आपको ये सूत्र के साथ साथ रासायनिक सूत्र के साथ रासायनिक नाम भी याद रखना है। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, और हाइड्राइड मतलब डाई हाइड्रेट है ना, तो डाई से 2 बना और हाइड्रेट से H2O बना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है, यह एक नरम सल्फेट खनिज है। क्या, जिप्सम जो होता है यह एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग
उर्वरक के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, यह प्लास्टर ब्लैक बोर्ड, चौक और वॉल बोर्ड के रूपों में मुख्य अवयव है, ठीक है। और सीमेंट का तेजी से जमना, सीमेंट में जिप्सम का कार्य होता है। मतलब सीमेंट जो आप देखते हैं वो जल्दी से क्यों जम जाता है, जैसे आप घर बनाते हैं तो सीमेंट बहुत जल्दी जम क्यों जाता है। अगर सीमेंट पे आप नॉर्मली पानी भी डाल के रखेंगे ना तो वो भी बहुत जम जाएगा, वो जिप्सम की वजह से ही जमता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। मतलब ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया, तो कहाँ पे स्थित है। देखिए मदन मोहन मालवीय आपको याद रखना है कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है। और इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्या है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना वर्ष 2013 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब मदन मोहन मालवीय जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और गोरखपुर के पुनर्गठन के बाद एक गैर लंबद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका किया गया, जिनकी स्थापना 1962 में हुई थी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। देखिए लास्ट है क्वेश्चन हमारा ये 15 नंबर, क्या कहा गया इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। तो देखिए आपने अगर उत्तर प्रदेश का पूरा लोगो देखा होगा, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, तो आगे आप देख लेंगे। अभी हम देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मछली, ठीक है। आपने अगर देखा होगा इसका लोगो तो क्या होता है, मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक मछली है। और उत्तर प्रदेश, देखिए नेक्स्ट हम की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियों, मत्स्य को दर्शाता है। कहीं कहीं मत्स्य कहा जाता है मछलियों को, तो मत्स्य भी मैंने लिख दिया, ठीक है। को दर्शाता है जो एक मेला से घिरा हुआ है, क्या, एक माला से घिरा हुआ, ठीक है। भारत के प्रतीक के साथ, और भारत के प्रतीक के साथ नीचे सेवा के शीर्षक की एक सज्जा पट्टी है, ठीक है। आपको पूरा एक लोगो बता दिया गया कि किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। मुहर के आसपास की किंवदंती उत्तर प्रदेश के रूप में अनुवादित है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप देखते हैं इसके की पॉइंट्स कुछ और भी हैं। देखिए इसमें आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे दो मछलियाँ जुड़ी होती है कि नहीं, जुड़वा, तो यही आपसे पूछा गया था इसमें, ठीक है। और इसके की पॉइंट्स तो आपने देख ही लिया। आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है, सभी को पता है। जो यूपी के नहीं है उन्हें भी एक बार पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राजधानी क्या है, लखनऊ। और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि यूपी पुलिस में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और जिसको ये PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।